हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अधिसूचना से संबंधित है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाओं के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बंदरगाह घोषित किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत ड्रग्स रूल 1945 के नियम 43A में संशोधन किया गया है और इस फैसले के बाद अब भारत में दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 42। अब ऐसे बंदरगाहों की संख्या भारत में 42 हो गई है। और भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इस एक्ट के तहत भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और बिक्री को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने इंडोनेशिया के राजकीय यात्रा के दौरान योग्याकार्ता स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरा के दौरान उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद थे और दोनों नेताओं ने त्रिमूर्ति यानी कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित इस ऐतिहासिक हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। तो अगर क्वेश्चन है कि प्रम्बानन मंदिर कहाँ स्थित है और किस देवता को समर्पित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है और 3 देवताओं को समर्पित है, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। इसकी भव्य वास्तुकला, ऊंचे शिखर और उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी इसे विश्व के प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों में स्थान दिलाते हैं। और मंदिर परिसर की एक प्रमुख विशेषता जो है वो इसकी दीवारों पर उकेरे गए रामायण महाकाव्य के दृश्य हैं, जो भारतीय संस्कृति और इंडोनेशिया की ऐतिहासिक विरासत के गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। तो इस मंदिर पर की जो दीवारें हैं उस पर रामायण महाकाव्य के दृश्य उकेरे गए हैं और अपनी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्ता के कारण इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। वर्ष 2025 में भारत इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया था और इसी क्रम में वर्ष 2026-27 को टैगोर देवंतरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के बीच शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और सभ्यगत संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना। तो इस उद्देश्य से 2026-27 को टैगोर देवंतरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। तो पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में कर्नाटक सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है? तो राज्य सरकार ने हम्पी, मैसूर और लक्कुंडी इनको ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को अनुशंसित करने का निर्णय लिया है। इन सबको इस प्रोजेक्ट के तहत मान्यता मिलेगी कि नहीं, ये निर्णय केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इन तीनों शहरों के लिए अनुशंसा की गई है। ये जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है और इस परियोजना के तहत राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र के सहयोग से आधुनिक पर्यटन अवसंरचना तैयार की जाएगी। जो चयनित पर्यटन स्थल होंगे उनको 2 चरणों में कुल 800 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी, जिसमें पहले चरण में 500 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 300 करोड़ रुपए की मदद मिलने की संभावना है। इस राशि का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा के निर्माण, बेहतर सड़क एवं रेल संपर्क, आधुनिक पर्यटन सुविधाओं, विरासत संरक्षण, सतत विकास तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। अब इन तीनों जगहों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
तो हम्पी जो है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है, जिसे वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है हम्पी को, और अपने भव्य मंदिरों, स्मारकों तथा प्राचीन स्थापत्य कला के लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूसरा जगह है मैसूर, जिसे कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, और यहाँ का शाही महल, मैसूर पैलेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ का जो शाही महल है वो दशहरा उत्सव और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। तीसरा प्लेस है लक्कुंडी। ये अपनी चालुक्यकालीन मंदिर वास्तुकला, प्राचीन बावड़ियों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन तीनों स्थलों को कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसित किया है। नेक्स्ट टॉपिक जैव विविधता से संबंधित है। तो भारत में जैव विविधता के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को नई मजबूती देते हुए मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम के तहत आधिकारिक डिजाइनेटेड रिपोजिटरी यानी कि नामित भंडार का दर्जा प्रदान किया गया है। ये निर्णय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा पर लिया गया है, और इस मान्यता के साथ ये संग्रहालय भारत का 21वां नामित जैविक भंडार बन गया है, जो जैविक नमूनों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब डिजाइनेटेड रिपोजिटरी क्या होता है? तो ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत वो अधिकृत संस्था होता है जहाँ जैविक संसाधनों को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाता है, और ये अनुसंधान एवं व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले जैविक संसाधनों का कानूनी अभिलेख भी तैयार करता है। ऐसे भंडारों में वाउचर स्पेसिमेन सुरक्षित रखे जाते हैं, जो किसी भी प्रजाति की पहचान और वैज्ञानिक सत्यापन के लिए संदर्भ नमूनों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, इसकी स्थापना वर्ष 2022 में मिजोरम विश्वविद्यालय के परिसर में की गई थी, और ये क्षेत्र विश्व के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में शामिल इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है वो इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, और मिजोरम और पूर्वी भारत में 7500 से अधिक पुष्पीय पौधों की प्रजातियां और 2000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को अब डिजाइनेटेड रिपोजिटरी का दर्जा प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक ट्राइब एक्स पोर्टल से संबंधित है। तो भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत, भाषाओं, कला और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित एवं व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के उद्देश्य से ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, इन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान सुदृढ़ीकरण कार्यशाला के दौरान इस मंच की शुरुआत की है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म देश भर में विद्यार्थियों, आम नागरिकों और शोधकर्ताओं को जनजातीय संस्कृति से जुड़ी शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में जनजातीय चित्रकला, हस्तशिल्प और पारंपरिक वाद्य यंत्रों से संबंधित 20 निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा ये मंच जनजातीय भाषाओं, कला रूपों, हस्तशिल्प और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम भी प्रदान करेगा। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान को औपचारिक शिक्षा से जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म को इस प्रकार विकसित किया गया है कि विद्यार्थी और शोधकर्ता देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जनजातीय ज्ञान धारकों और कुशल शिल्पकारों से डिजिटल माध्यम से जुड़ सकें। ट्राइब एक्स में 5000 से अधिक मल्टीमीडिया संसाधनों वाला एक डिजिटल विरासत संग्रह भी उपलब्ध है,
जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, साहित्य, चित्र और अन्य शैक्षणिक सामग्री शामिल है। ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म के शैक्षणिक विस्तार के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक MOU साइन किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म के शैक्षणिक विस्तार के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया है, तो वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट टॉपिक PM सेतु योजना से संबंधित है। तो देश में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI योजना को देश भर में लागू करने को मंजूरी दे दी है। पहले ये योजना पायलट बेसिस पे लागू की गई थी, लेकिन अब इसको पूरे देश में लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के माध्यम से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI का आधुनिकीकरण कर उन्हें उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा और इस योजना का कुल बजट 5 वर्षों के लिए 60,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़ रुपए, राज्य सरकारें 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। योजना के तहत देश के 1,000 सरकारी ITIs का उन्नयन किया जाएगा और साथ ही हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उद्योगों की सक्रिय भागीदारी, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और संस्थागत विकास जैसे जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उसमें उद्योगों की केंद्रीय भूमिका होगी। तो ये PM सेतु योजना से संबंधित है। इसको पूरे देश में अब लागू करने की मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो या MCQ देखना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।